एस्बेस्टोस, स्मोकिंग, स्मोक, उसके बाद एथेनॉल, एयर पोल्यूटेंट्स, ये टॉक्सिन्स हैं। और कोई भी ड्रग जब एक्सेसिव अमाउंट में ले ली जाए या अनडायरेक्टेड ड्रग ले ली जाए, डायरेक्शन ना हो, कोई डॉक्टर की डायरेक्शन ना हो, तो हैवी अमाउंट में ड्रग ले ली जाए, वो भी सेल इंजरी काज करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी, हीमोग्लोबिन के साथ इसकी एफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है बनिस्बत ऑक्सीजन के। तो इसमें जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगी टिश्यूज़ को, तो ये इससे हाइपोक्सिया हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग से। ये इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है विद द एफिनिटी ऑफ 200 टाइम ग्रेटर देन द ऑक्सीजन, तो ये टिश्यू हाइपोक्सिया काज करता है, डिफ्यूज टिश्यू हाइपोक्सिया, जिससे वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया हो सकता है, हेडेक, सीवियर हेडेक हो सकता है, और बॉडी फटीग हो सकती है। उसके बाद हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया जो है ये deficiency of oxygen to the blood, and ischemia is defined as the deficiency of blood and nutrition to the tissues. In both these conditions, cell faces the injury, and ischemia is the main cause of hypoxia. ischemia की वजह से भी hypoxia हो सकती है। इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स लाइक 4-5 मेजर इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, हेलमिंथीज, fungi. These are the disease causing and cell injury causing pathogens, infectious pathogens. और एजिंग, सेल सेनेसेंस को एजिंग कहते हैं कि सेल्स जब हमारी बॉडी के सेल्स बूढ़े हो जाएं तो एजिंग कहते हैं, उसके एजिंग कहते हैं। एजिंग भी सेल इंजरी काज कर सकती है। अब एजिंग होता क्या है? हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, वो यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर पार्ट होता है, और ये पार्ट जैसे जैसे रेप्लिकेशन होती है सेल की, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स, और उसके बाद स्टेम सेल्स, इनकी जैसे जब प्रोलिफरेशन होती है तो ये टीलोमेयर कम होने लग जाते हैं। ये टीलोमेयर के दो फंक्शन हैं। एक तो ये रेप्लिकेशन को कंप्लीट करवाते हैं और सेटिस्फैक्ट्री सिग्नल देते हैं सेल को, डिवाइडिंग सेल को, कि क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन इज इन इक्वल प्रोपोर्शन। और दूसरा इसका फंक्शन है ये रेप्लिकेशन में, और दूसरा इसका फंक्शन है टीलोमेयर का, ये क्रोमोसोमल फ्यूजन नहीं होने देता, यानी कि एंड टू एंड क्रोमोसोम्स की फ्यूजन नहीं होने देता, प्रिवेंट फ्यूजन। जैसे जैसे रेप्लिकेशन होती है टीलोमेयर
की तादाद कम हो जाती है, यानी कि जहाँ पे डीएनए होते हैं वो डीएनए डिक्रीज इन क्वांटिटी विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल. more the multiplication of the cell, more will be decrease in the टीलोमेयर. तो जो हमें सेल मिलता है उसको हम कहते हैं सेनेसेंट सेल, यानी कि वो सेल बूढ़ा हो चुका है. मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन होकर टीलोमेयर की मिकदार, डीएनए की मिकदार कम रह जाती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये एजिंग हो गई है, यानी कि सेल सेनेसेंस हो गई है. सेल बूढ़ा हो जाए तो सेल एजिंग हो जाती है. टीलोमरेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन आरएनए कॉम्प्लेक्स है, और आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस होती है जो कि हर मल्टीप्लिकेशन पर क्रोमोसोम के एंड पर ये आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, सेल को सीनेसेंट होने से बचाता है. टीलोमरेज एंजाइम. टीलोमरेज एंजाइम ये सोमैटिक सेल्स में कम होता है, और ये जर्म सेल में ज़्यादा होता है, और स्टेम सेल्स में कम होता है, लेकिन सोमैटिक सेल से ज़्यादा होता है. रिवर्सिबल सेल इंजरी में अगर तो डैमेजिंग स्टिमुलाई को रिमूव कर दिया जाए और सेल के डिरेन्ड फंक्शन जो कि सेल इंजरी के प्रोसेस में फंक्शन लॉस्ट हुए थे उनको वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आया जाए, और सेल की मॉर्फोलॉजी को नॉर्मल पोजीशन की तरफ ले आया जाए, तो ये इस इंजरी को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी. यहाँ पर हम रिवर्सिबल सेल इंजरी की डेफिनेशन लिखेंगे. व्हाट इज रिवर्सिबल इंजरी? when the normal function of cell is restored. How? With the removal of inciting stimuli. With the removal of inciting stimuli, we can get the we can get the normal function back. जब deranged function और morphology of the cell को हम रिमूव कर दें, यानी कि जब ये दो चीज़ें सेल से डिरेंज फंक्शन और डिरेंज मॉर्फोलॉजी हम इन दो चीज़ों को हम वापस ले आएँ, तो हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है. तो इसमें होता यह है कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है. मॉर्फोलॉजी में होता यह है कि जो सेल की ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है वो डिस्कस होती है इसमें. अब जब हम रिवर्सिबल इंजरी की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो रिवर्सिबल इंजरी में नॉर्मली जो है ना सेल और सेल ऑर्गेनेलीज, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज ये स्वेल हो जाती हैं. क्यों स्वेल होती हैं? क्योंकि हमारी जो सेल है उस पर सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल होते हैं. सोडियम पोटाशियम एटीपेज चैनल होते हैं. वो चैनल उनका फंक्शन लॉस हो जाता है. क्यों लॉस होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है हमारे सेल का. टोटल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल आर 1700 in one cell, and continuously mitochondria are producing the ATP, and this ATP
is very important for the big proportion of ATP is utilized by the sodium potassium pumps in the cell membranes. When these cell membrane sodium potassium ATP channels become dysfunctional, lot of water move from the extracellular space, extracellular fluid to the intracellular fluid, and this transition of cell from the extracellular fluid to the intracellular fluid causes the cell to swell. दोबारा सुने कि सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप की डिसफंक्शन होने की वजह से सेल की सराउंडिंग से वाटर मूव करता है इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, और फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाती है, इंट्रासेलुलर स्पेस में ज़्यादा हो जाती है, तो स्वेलिंग हो जाती है। और ये सेलुलर स्वेलिंग था, और इसमें दो तीन और मैनिफेस्टेशंस हैं, चार मैनिफेस्टेशंस हैं, जिसमें कि सेल पालर हो जाता है। जब सेल स्वेल होता है तो सराउंडिंग कैपिलरीज पर कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से कंप्रेस हो जाती हैं सराउंडिंग कैपिलरीज, तो जो सराउंडिंग टिश्यू होता है वो पालर हो जाता है। फिर इंक्रीज्ड टर्गर हो जाता है, जैसे कि वाटर एक्यूमुलेशन होती है तो इंक्रीज टर्गर हो जाता है, ऑर्गन साइज बढ़ जाता है, ऑर्गन साइज बढ़ता है, ऑर्गन साइज बढ़ जाता है इसमें। फिर फैटी चेंजेस हैं। पहले तो था कि स्वेलिंग, ये मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट था स्वेलिंग और दूसरा पॉइंट है फैटी चेंजेस। फैटी चेंजेस सेल के साइटोप्लाज्म में ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसको कहते हैं ट्राइसाइल फैटी चेंज। ये मेनली उन ऑर्गन्स में होती है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही होती है, वहाँ पर होती है, यानी कि लीवर में होती है ये ज़्यादा। फैटी चेंजेस लीवर में देखी जा सकती हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है, तीसरी जो है इसमें है कि तीसरी मॉर्फोलॉजी है कि साइटोप्लाज्म अगर रेडर हो जाए, इसिनोफिलिक, तो ये साइन सेल तो साइटोप्लाज्म जब रेडर हो जाए तो ये साइन प्रोग्रेशन ऑफ द सेल इंजरी टू द नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस की तरफ का इशारा होता है कि अब जो सेल इंजरी हुई थी फ्रॉम द इंसाइटिंग स्टिमुलाई, नाउ द सेल इज मूविंग टू द नेक्रोसिस। जब माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि सेल साइटोप्लाज्म रेडर हो गया, यानी कि इसिनोफिलिक हो गया, तो एग्जामिनर ये अखज़ करेगा इस साइन से कि सेल अब नेक्रोसिस की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो हमारी